Very good morning to all of you. Lecture number 13. कल आपका क्लास अरेंज करा देते हैं, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल भी पढ़ना है। टेस्ट था क्या? 28 को है। अच्छा, तब तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और तो आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट ही ना। ठीक है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, यही ना आ रहा है। मैग्नेटिज्म भी आ रहा है। नहीं नहीं, बस वही इलेक्ट्रिक करंट तक आ रहा है। वो फोर्स वाला निकाल लिए थे ना, तो अधूरे लिखे हो। 1/a माइनस ऑफ 1/a प्लस ऑफ b होता ना। ये सेम रिजल्ट आता है इसके लिए भी। एक क्वेश्चन जो होमवर्क में छोड़े थे उसका बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे क्या, किसी भी कंडक्टिंग वायर को एक करंट कैरिंग कंडक्टर से होल्ड कर रहे थे। नहीं, केस 1 और केस 2 पढ़ रहे थे। अगर आपने पहले ही पढ़ा है कि सर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके नियर बाय एक अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगता है? μ0I1I2/2πd होता है। और अगर हमें कंडक्टिंग वायर का लेंथ अगर गिवन है जिसपे फोर्स फाइंड आउट करना है, तो μ0I1I2/2πd इंटू लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर के बराबर फोर्स लगेगा। ऐसा हम लोग ऑलरेडी केस 1 केस 2 में देख रहे थे। थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। लास्ट पॉइंट, केस 1 में हमने पढ़ा कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है, अगर ये कंडक्टिंग एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है जिसको कि हमने ऑलरेडी जो है फिक्स कर रखा है, जिसमें करंट लेट से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I1, ऐसा ही है। एंड अगर हमें इसको अगर एक अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर लें जिसका कि मास m है, लेंथ l है, इसमें भी करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या फिर हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इस कंडक्टर को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के हेल्प से वायर 1 के हेल्प से वायर 2 को अगर होल्ड करना चाहे तो क्या होल्ड हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है। अभी इस कंडक्टिंग वायर का मास m है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि mg के बराबर होगा। सर अगर इस फोर्स mg को अगर हम बैलेंस कर लिए विद द हेल्प ऑफ एनी अदर फोर्स, तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो जाए इस वायर पे, तो ये वायर जो है एयर में सस्पेंडेड होगा, राइट। तो अब एयर में सस्पेंडेड करने के लिए वेट ऑफ अ वायर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने के लिए हमें पता है कि सर अगर टू कंडक्टिंग वायर्स प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर या क्लोज टू ईच अदर, then
they attract each other if a current flowing in the same direction, they repel each other if current flowing in a opposite direction। अभी हमें इसको अट्रैक्ट करने का जरूरत है क्योंकि एक फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है तो इसके तरफ एक फोर्स लगे तो काम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें अपवार्ड डायरेक्शन में चाहिए, जो कि ये कंडक्टिंग वायर इसको अट्रैक्टिव नेचर का मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, तो इसके लिए करंट भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये I2 लगा दिया। अब यहीं पे हमने 2-3 पॉइंट पढ़ा। पहला बात पूछा जाता है कि ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। अगर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, बॉडी को हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। अगर नेट टॉर्क होता है 0 तो उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो तो बॉडी को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में अगर है, एट इक्विलिब्रियम अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बात करें तो ये FB इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। अब बात आता है सर इक्विलिब्रियम भी हमने 3 टाइप का पढ़ा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल में है या अनस्टेबल में है या न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग वायर को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। अगर डिस्प्लेस करने से अगर वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल अगर अगेन टुवार्ड्स द नेचुरल पोजीशन या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के टुवार्ड्स मूव करता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेबल। और अगर मूव नहीं करे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग जो है इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इस वायर को डिस्प्लेस करते हैं इस पोजीशन। इस कंडीशन में पता है FB इक्वल टू mg है। अब mg का वैल्यू तो फिक्स है, तो मास अगर इस रॉड का फिक्स है नियर द अर्थ सरफेस, mg तो फिक्स हो गया। अब अगर mg फिक्स है, अगर सर FB का वैल्यू बढ़ जाए तो ये ऊपर जाएगा, अगर FB का वैल्यू कम हो जाए तो ये नीचे जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं बेटा, इस वायर को थोड़ा देर के लिए ऊपर ले जाते हैं। अगर वायर ऊपर ले गए तो आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई r होगा, इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर फाइनाइट लेंथ का है तो साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन बीटा भी आ जाएगा। तो वैसे भी आप देखें तो ये बेटा कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। डिस्टेंस और इसके साथ ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है। अगर कंडक्टिंग वायर के क्लोज मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो कम होगा। वैसे भी सिंपल सा बात है, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। तो अगर हम ऊपर की तरफ मूव करें इस वायर को तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स जो होता है बिल साइन थीटा होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब बेटा कि फोर्स अगर बढ़ रहा है तो अब FB बड़ा होने लगा। FB अगर बड़ा होने लगा तो डेफिनेटली सर ऊपर वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो कंडक्टिंग रॉड है, आपने इसको ऊपर की तरफ मूव किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, और ये अब FB जैसे ही ज्यादा हुआ, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 था, अब जैसे ही बॉडी को थोड़ा अपने अपवर्ड मूव किया तो बॉडी के पास नेट एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में हो तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट फोर्स मूव करता है। रिजल्टेंट फोर्स बेटा ऊपर आ गया तब ये वायर किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ। आप थोड़ा सा बस स्लाइड कर लो, ये ऊपर चला जाएगा। अब चूंकि ऊपर जाने लगा वायर अपने से, तो इसका मतलब है ये मीन पोजीशन तो उसका नीचे रह गया, नीचे की तरफ तो वापस नहीं आया। तो इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। और अगर हम केस 2 ले लेते हैं, अगर हम लोग केस 2 का बात कर लेते हैं, केस 2 में हमने क्या किया,
इस बार हमने एक वायर को सपोर्ट के हेल्प से, जिसमें करंट I1 है, उसको सपोर्ट के हेल्प से हमने कुछ इस तरह से रख दिया है और इसमें करंट फ्लो करवा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में, अब यहां पे एक और कंडक्टिंग वायर हमने यहां पे प्लेस कर दिया, जो कि दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस d है। ठीक है क्या? अब क्या होगा? बोले कि सर अब तो इस वायर का मास m था, लेंथ स्मॉल l था, तो नीचे फोर्स लगेगा mg। अब अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करना है तो mg के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। mg के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए, वेट ऑफ वायर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा Fb। और ये Fb फोर्स जो है, जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो ऑलरेडी गिवन है, जो वायर 1 है, जो वायर 2 पे फोर्स लगा रहा है, वो रिपल्सिव नेचर का है, क्योंकि ये फोर्स इसको क्या कर रहा है बेटा, बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। रिपल्सिव नेचर का है तो करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो इसमें करंट I2 इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब यहां पे एक बार डिस्प्लेस करके दीजिए, आइदर नीचे कीजिए या ऊपर ले जाइए। तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम बात करें तो हमारे पास Fb इज इक्वल टू mg के बराबर है। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए, नीचे करें या ऊपर करें, ऊपर कर देते हैं। इस वायर को ऊपर करते ही आपने करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जा रहे हैं, दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा, बी घटेगा तो फोर्स भी घटेगा बेटा। फोर्स कम हो गया, Fb कम हुआ तो mg ज्यादा हो गया उसके रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये हम तो वायर को ऊपर किए लेकिन mg ज्यादा होने के कारण ये वायर नीचे चला आया। इसका मतलब है ये टुवार्ड्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये आपके पास मिल गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपके पास मिल गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो बॉडी ऑसिलेट कर सकता है। अगर हम डिस्प्लेस कर दें, देखो ये ऑसिलेशन तो करेगा, देखिएगा ऊपर कर रहे थे तो नीचे आया, अब ये नीचे आएगा तो क्या ये नीचे जाते रहेगा, चेक करते हैं। जैसे मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये पार्टिकल यहीं रुकेगा कि आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब नीचे आ जाएगा। हमने बेटा इसको ऊपर किया तो वेट ज्यादा हो गया, तो वेट ज्यादा होने के कारण ये नीचे आने लगा, लेकिन इस पोजीशन पे इसका मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो पार्टिकल कहाँ आएगा बेटा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पार्टिकल जो है अभी मूव करेगा, क्योंकि पार्टिकल के वेलोसिटी को 0 करने के लिए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। अब ये पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये पार्टिकल नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही अपने मीन पोजीशन से नीचे बढ़ेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ जाएगा, mg तो सेम ही रहेगा। अगर अब ये फोर्स बढ़ गया, कौन फेंका, कौन फेंका पेपर उधर, कोई तो फेंका जरूर, अपने से बता दो, आज पहले दिन है। अरे ईमानदारी से बता दो, हम फेंके थे गलती से, सर चला गया, अरे बता दो जल्दी से। ठीक, गलती से फेंका था कि जान के फेंका था, गलती से, कोई बात नहीं बेटा। देखो ये कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक, गलती से फेंका था बेटा, है ना। तो ये कहाँ से आया था, नीचे आ गया था, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं भी देखो हो जाता है कभी कभी, ऐसे फेंक रहा होगा उधर चला गया उधर, और वैसे भी अभी इतना समय हो गया, कागज फेंकने से क्या होगा। अब तो समय भी कम है, 2-3 महीना में क्लास ही बंद हो जाएगा। तो हाँ, 2-3 महीना में पढ़ लोगे तो कुछ बात हो सकता है। भाई मोबाइल के दौर में कौन कागज फेंकता है कि नहीं है। रिचार्ज नहीं है बेटा, हमसे करवा ले, अब तो रिचार्ज भी महंगा हो गया है।
ओके, चलिए बेटा अब वायर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये बेटा वायर अगर अब ड्यू टू इनर्शिया नीचे आएगा तो mg तो सेम रहा, लेकिन fv क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो fv था अब इसको नीचे जाने देगा या इसको ऊपर खींचने का कोशिश करेगा, ऊपर खींचेगा, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो पार्टिकल रिटार्ड होगा। अब धीरे धीरे इसका वेलोसिटी जीरो होगा। अब जैसे वेलोसिटी जीरो होगा ये अब अपने डायरेक्शन में खींचना शुरू करेगा, फिर ये मीन पोजीशन तक आएगा, फिर फोर्स जीरो हो जाएगा, अपना काम कर दिया। वायर नीचे जा रहा था, इसको मीन पोजीशन पे लाया, फिर छोड़ दिया, फोर्स जीरो हो गया। लेकिन वायर ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। जैसे आगे बढ़ेगा फिर mg ज्यादा हो जाएगा, फिर mg जो है रिटार्डेशन का काम करेगा, इसको नीचे की तरफ लाएगा। मीन पोजीशन पे लाते ही अपना mg काम कर दिया और वो जीरो हो जाएगा। देन जैसे ही नीचे जाएगा फिर से fv ज्यादा होगा, अब fv काम करेगा। तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो इस तरह से ये क्या स्टार्ट करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो इसका मतलब सर अगर ये डिस्टेंस d अगर लार्ज होता है बेटा तो ऑसिलेशन करता है, लेकिन जब भी केस आ जाए बेटा ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, ऑसिलेशन हो रहा हो, चेक कर लीजिए। तो जब भी पूछा जाए कि ये एसएचएम होगा या नहीं होगा, तो ये बात फिक्स है, अगर बॉडी ऑसिलेट करेगा, अगर ऐसा हो रहा है, पहले बात तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाए तो आप चेक करो तो ये ऑसिलेशन करेगा। अगर ऑसिलेशन ऑप्शन में और एसएचएम भी है, तो अगर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दे तो 99 पॉइंट केस में एसएचएम होता है, और लार्ज डिस्टेंस का केस हो तो एक ही वो केस है जहां पे एसएचएम होता है, और वो केस है कि अर्थ के डायगोनल के अबाउट अगर टनल अगर खोद दिया जाए और एक बॉल को अर्थ के सरफेस से ड्रॉप किया जाए तो ये बॉडी जो है, ये जो बॉल है वो एसएचएम करता है। बस यही एक लार्ज डिस्टेंस है। ये अगर अर्थ है, पूछा जाता है अर्थ के डायमीटर के अबाउट एक टनल खोद दिया जाए और यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाए तो ये पार्टिकल जो है एसएचएम करता है विद द टाइम पीरियड t इक्वल टू 84.6 मिनट। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, t बराबर √r/g आता है। और ये रिजल्ट इतना अच्छा है कि 84.6 मिनट अगर ऑप्शन में दिखे तो इसको टिक कर देना होता है, क्योंकि ये बहुत सारा रिजल्ट का। अगर अर्थ के क्लोजेस्ट अगर सैटेलाइट अगर छोड़ा जाए वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस तो उसका भी टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है। और अगर कि मान लेते हैं कि अर्थ जो है अपना एंगुलर रोटेशन इतना बढ़ा ले कि फ्लाई ऑफ का कंडीशन हो जाए, तो आप पढ़े फ्लाई ऑफ कंडीशन कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर दे, G डैश इक्वल टू G माइनस ऑफ R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है अभी के ओमेगा के हिसाब से अगर 17 गुना हो जाता है, ऑप्शन में 18 मिलता है तो 18 गुना, अगर 18 गुना हो जाता है तो ये फ्लाई ऑफ का कंडीशन होगा और अर्थ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। जब अर्थ अपना रोटेशनल एंगुलर स्पीड अगर 18 गुना कर ले ओरिजिनल वैल्यू अभी इसके कंपैरिजन में, तो अभी के हिसाब से टाइम पीरियड जो दिन रात का है 24 घंटा, वो घट के मात्र 84.6 मिनट का होगा। ये 3 क्वेश्चंस का ये जवाब होता है। तो ये लार्ज डिस्टेंस वाला बस एक केस है, बाकी सब केस जो है वो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। तो अगर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस लिखा रहे तो इसका मतलब है कि वो एसएचएम करेगा, है ना। for d is very less than the length of the wire, अगर ऐसा है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत अगर छोटा है तो उस केस में भी जो है अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, x इज वेरी लेस देन द d, इसको हम यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेस कर देते हैं। यहाँ से बेटा क्या करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x कर दिए, और ये जो है दोनों वायर के बीच में सेपरेशन d है, इस d के रेस्पेक्ट में इसको क्या किया है हमने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है। अगर ऐसा अगर है तो ये जो है रॉड स्टार्ट या परफॉर्म SHM with time period t is equal to 2 pi under root of d by g।
एक क्वेश्चन टाइम पीरियड पे बेस जो है मैग्नेटिक फील्ड से कई बार देखा जाता है। एक क्वेश्चन जो आता है मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड आता है, जब हम लोग बार मैग्नेट का बात करते हैं उसका टाइम पीरियड का, तो वो वाला क्वेश्चन इस साल आ चुका है 2024 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब टाइम पीरियड वाला आता है तो वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा। अब यहां से आने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसको लिख दिया। अगर कहोगे तो एक बार थोड़ा वेरीफाई इसको कर देते हैं कि सर ये आता कैसे, कर दें क्या? कर देते हैं। तो हमने जो केस लिया है उस केस को कंसीडर कीजिए बेटा। ये रॉड था, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था। एक दूसरा रॉड हमने कंसीडर किया जिसके बीच में जो लेंथ कितना है, डी है। डी डिस्टेंस पे दोनों रॉड है। करंट अपोजिट डायरेक्शन में मास स्मॉल एम, लेंथ एल के बराबर है। अब यहाँ पे हम इस रॉड को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। इस रॉड को हमने क्या किया बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स प्रोवाइड किया यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा है, एफ बी इज इक्वल टू एम जी के बराबर है। एफ बी होगा कितना, तो अगर ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो वायर 2 पे फोर्स अगर लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, वायर 1 का होगा। तो वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये फोर्स F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी के बराबर होगा। अगर फोर्स का बात करें जिसमें करंट I2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड B आ गया, करंट I2 आ गया, और इसका लेंथ कितना है, L के बराबर है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा इनटू द प्लेन यहाँ पे होगा, सॉरी आउटवर्ड टू द प्लेन होगा। देखो तो आउटवर्ड टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके कारण होगा, तो जिसके कारण जो है फोर्स जो है वो बिल के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई डी आ गया। और वैसे भी दो पैरेलल वायर है, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू लेंथ ऑफ अ वायर। तो लेंथ L है, इसलिए फोर्स इक्वल टू बेटा फोर्स लग गया mg। ऐसा है कहाँ पे, जब इक्विलिब्रियम पे है। अगर हम जैसे ही इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका ब्रेक हो जाएगा। हम इसको ऊपर ले जाए या नीचे, जैसा आपको हो, नीचे लेके आ जाते हैं। तो चलिए बेटा नीचे लेके आएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन वायर d रहेगा या d माइनस एक्स हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई डी माइनस ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू अभी भी mg तो mg ही रहेगा, यही रहेगा। ओके, अब यहां से सॉरी ऐसा बराबर थोड़ी होगा। अगर बात करें बेटा एफ नेट इज इक्वल टू, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एफ बी ग्रेटर देन एम जी होगा, और रिजल्टेंट फोर्स एफ बी माइनस एम जी के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल बाय 2 पाई डी माइनस ऑफ एक्स होगा, और ये माइनस ऑफ एम जी होगा। तो यहां से देखिए तो ऐसा कर सकते हैं बेटा कि अगर हमें इसको एक जैसा फॉर्म बनाना है, तो यहां से देखो म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई डी होता तो उसको mg से रिप्लेस कर देते। हम क्या करते हैं, इसको d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने से हमें एक बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिल गया हमें कि म्यू नॉट I1 2 पाई ए डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg। तो इसको हमने लिख दिया बेटा mg d बाय डी माइनस ऑफ mg, और ये आपके पास हो गया एफ नेट, ये एफ नेट आ गया। तो इसको जरा सॉल्व कर लें तो देखो तो mg कॉमन ले लो, तो ये रिजल्ट आएगा बेटा d बाय डी माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, ये एफ नेट होगा। यहां से देखिए तो एफ नेट इज इक्वल टू mg
सॉरी ये एम जी होगा, एम जी एक्स बाय डी माइनस ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा बोलिए, एम जी एक्स बाय डी माइनस एक्स, और हमने पहले ही एज्यूम किया है एक्स जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन डी होगा, तो इसका मतलब डी में एक्स को घटाएंगे तो बचेगा क्या, डी के बराबर ही बचेगा। ये आपके पास रिजल्ट आया एम जी एक्स बाय डी। अब अगर इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखें, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एक्स बाय डी के बराबर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा देखो हम ऑब्जेक्ट को कहां डिस्प्लेस कर रहे हैं, नीचे, रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सर ऊपर की तरफ लग रहा था और नीचे कौन सा लग रहा था, mg, इसको नीचे लाए तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसका स्ट्रेंथ बढ़ा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कहां किया है, नीचे, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये एसएचएम का क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या है बेटा, याद है कि भूल गए, कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या है, कंडीशन ऑफ एसएचएम है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के बराबर होता है टाइम पीरियड, हाँ कि ना। तो अगर हमारे पास एफ नेट आया है, देखो एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है, एम जी और डी तो मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, एफ नेट इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स से, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो के होगा, के इज इक्वल टू एम जी बाय डी के बराबर होगा, के इक्वल टू आएगा इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है, दोनों को कंपेयर कर दें तो के इक्वल टू एम जी बाय डी के बराबर, और टाइम पीरियड टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय एम जी बाई डी, एम से एम कैंसिल आउट, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी बाय जी के बराबर होगा। तो ये आपके पास इसका टाइम पीरियड होगा, जो कि ऑलरेडी शायद हमने यही लिखा होगा, यही लिखे ना, अंडर 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी बाय जी के बराबर टाइम पीरियड होगा। तो आपको ये डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, बस ये रिजल्ट याद रखना है कि ध्यान की टाइम पीरियड ऐसा होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। और अगर आपको श्रद्धा इच्छा होगा तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत इसका नहीं है। ठीक है क्या, आगे बढ़ें। ये तो वो बात हुआ जो हम पिछले क्लास में हम कर रहे थे, आगे बढ़ें। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से फोर्स वाला बात जो है वो कंप्लीट होता है। अब जैसे कोई सारा क्वेश्चन है डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा, उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। आपको तो पता है कि जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग लूप को प्लेस करते हैं, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, 0। अब जैसे टॉर्क का बात आया, तो मे बी आप टॉर्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू कर देते हैं। टॉर्क जो है बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है।
जैसा कि फोर्स जो है किसी बॉडी को लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है, राइट। लीनियर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। एंगुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क, है ना। तो बेटा एज इट इज कि अगर हम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क भी 0 हो, है कि नहीं है? ऐसा तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं तो, लेकिन हाँ, तो ऐसा करते हैं कि हम चेक करते हैं, हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए एक कंसीडरेशन लेते हैं। कंसीडर current carrying loop, स्क्वायर ले लेते हैं। अ करंट कैरिंग लूप, ब्रैकेट में क्या लिया बेटा? स्क्वायर, having length L, placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field B, having net force 0 but net torque acting on a loop. But net torque acting on loop, ये कैसे? ये तो हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। जब भी करंट कैरिंग लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क उसके ऊपर 0 नहीं होगा। तो हालांकि पढ़े आगे, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप, एक टर्म डिसाइड करते हैं। एक टर्म डिसाइड करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, देखो हम तो इसको एम वेक्टर से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड बुक में आपको एम नॉट ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इसको म्यू से भी डिनोट किया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, पता नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि एग्जामिनेशंस में इसके बिना क्वेश्चंस अधूरा रह जाता है। अगर आप लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर का देखोगे तो कम से कम ये 4 बार क्वेश्चंस आया है, मतलब पूरे मैग्नेटिज्म में ये 40% पार्ट कवर करता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो फिक्स है 2025 में आएगा आपका। हाँ, और ये आता है तो 3 मार्क्स में आता है। मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेंगे, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, वो पांचों क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। पहला
कि डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो डिफाइन करने के लिए आएगा। दूसरा जो बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसका यूनिट, ये किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, 3 हो गया। चौथा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और पांचवा इसका एप्लीकेशन आता है। ये 5 क्वेश्चन इससे बनता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को पहले हम डिफाइन कर देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? इट इज अ it is product of current in a loop. It is product of current in a loop and area of loop. अगर किसी भी लूप के लिए बात करें, ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका एरिया जो है ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू होगा I इंटू ए वेक्टर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो I इंटू ए के बराबर होगा। इफ अ कॉइल हैविंग if coil having n number of turn then magnetic moment m vector is equal to n I a vector। अगर कॉइल में एक रिंग है तो उसके लिए I इंटू ए, अगर n नंबर ऑफ लूप है तो n I है। सिंपल सा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो सब वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपस में जुड़ जाता है, सब जुड़ जाएगा। स्लाइड ऊपर कर दे और ऊपर। बढ़े आगे, तो ये हमने लिख लिया। इसी में आगे पॉइंट ऐड कीजिएगा बेटा, इसी में आगे पॉइंट ऐड करते चलिएगा। इसका SI यूनिट क्या है बेटा? SI यूनिट क्या आएगा? I इंटू ए है, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर का, और डायमेंशन क्या होगा? तो L स्क्वायर टी माइनस सॉरी L स्क्वायर ए के बराबर होगा, या तो आपको ऐसा भी मिल सकता है m0 L स्क्वायर T0 A।
ठीक है क्या? ऐसा आपको मिल सकता है। कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction given by right hand रूल। राइट हैंड रूल से वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे? अगर मानते हैं बेटा इस लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हाथ को घुमा देंगे तो ये कहाँ आएगा? आउटवर्ड आएगा। अगर करंट बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस इनटू द प्लेन हो जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ तक अगर बात हो चुका है तो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस पे करेंगे चूंकि इंपॉर्टेंट चीज है और आसान भी है। कुछ बड़ा चीज है क्या? कुछ बड़ा चीज नहीं है, आसान चीज भी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए फटाफट हमको मॉड्यूल दे दीजिए तो क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चन है फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ current carrying conductor, current carrying loop having current 7/22 ampere of radius 10 सेंटीमीटर। हो जाएगा सॉल्व? कर दें? कर दे सॉल्व? मॉड्यूल नहीं लाए क्या मैग्नेटिक मोमेंट वाला? ए क्या मोबाइल इतना बज रहा है उसको काम करो। आ गया रिजल्ट कि हम सॉल्व कर दें? तो सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू निकालेंगे तो बेटा I इंटू ए होगा। करंट बेटा 7/22 है इंटू एरिया कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। 7/22 देने का मकसद था कि आप पाई को 22/7 लिखो और 10⁻⁻ इसको -2 लिख पाओ। पता चला कैसे? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन।
पढ़ा क्या बेटा? क्वेश्चन है जो बुक लाए हैं देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सरसाइज 2 है, पेज नंबर 38 है। क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टू वायर्स ऑफ अ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू द स्क्वायर एंड सर्कल। बोला कि सेम वायर का, सेम लेंथ का दो वायर है, एक को बेटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और एक को सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। इफ दे कैरी सेम करंट, दोनों में जो है सेम करंट जो है दोनों में कैरी कर रहा है, दोनों सेम करंट कैरी कर रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 2:पाई, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है π/4 एंड डी ऑप्शन है 4:पाई। ठीक है, कल तो आपका क्लास लगवा देंगे और साथ में हम लोग दंगल भी कर लेंगे, ठीक है। अब क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा हो सकता है कि या तो अर्ली मॉर्निंग हो जाए या 9 बजे से लेके 11 बजे तक, 11 या 11:30, यस यही 11 बजे तक, या तो 10 से 12 हो सकता है। हाँ मतलब उधर मेरा क्लास कौन सा है बाकी बैचेज में, उसके अकॉर्डिंग है ना। कोशिश करेंगे कि पहला ही क्लास लग जाए 9 बजे से, तो अपना 9 बजे 11 बजे पढ़ के फिर घर चले जाइएगा। आप लोग जो सैटरडे को भी शायद आए थे, हमको तो पता नहीं था, तो उसी दिन हम भी क्लास ले लेते तो काम हो जाता। नहीं हमको पता नहीं था, जब हम देखे किसी बच्चे को तो उसको देखे शायद तब पता चला। अरे आ गया क्या? गुड, सही है आंसर। तो बेटा सिंपल सा बात है कि सर हमें मैग्नेटिक मोमेंट का बात कर, देखो ये सब क्वेश्चन बेटा जब कह दिए इंपॉर्टेंट तो आपको कर लेना चाहिए था। मैग्नेटिक मोमेंट M=I/A होता है। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट 1 बाय मैग्नेटिक मोमेंट 2 A1/A2 लिखेंगे। तो अब A1 एरिया A1 कैसे निकलेगा? अगर इसका एरिया निकालें तो एरिया होगा A1 = L² होता है, A² लिख देंगे, A² होता है। अब इसका तो A पता ही नहीं है, A क्या है बेटा? लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो लेकिन पता है कि ये 4L से मिलके बना है, ये जो है 4A जो होगा इसका पेरीमीटर इस लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। तो A= बेटा L/4 होगा। तो यहां से कर सकते हैं L²/16, A1 आ चुका है। A2 फाइंड आउट करते हैं। तो A2 आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे? होता है πr²। तो इसका रेडियस r पता चल जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन ये एक रॉड से मिलके बना है, वायर से मिलके बना है, तो ये वायर पेरीमीटर पे है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2πr सर लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। r=L/2π होगा। तो बेटा यहाँ से πr² करेंगे तो L²/4π² हो जाएगा। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट, इक्वल टू पुट करेंगे तो L²/4π बचेगा। 8π क्यों? 2 थोड़ी है, स्क्वायर है। लिख देते हैं अच्छे से, लेकिन जो नहीं आए हैं वो तो कहेंगे कि सर पाई बचा कैसे। तो बेटा A1/A2 M1/M2 कर देते हैं। A1 कितना है? L²/16। M2 कितना है? L²/4π। L² कैंसिल आउट, 4 से 16 कटेंगे 4 टाइम, तो ये आ गया बेटा तो ये आ गया π/4, इसका आंसर होगा π/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या समझे या नहीं समझे? क्या सब लोग समझ गए? नहीं समझे? ऐसा ही क्वेश्चन आता है इस टाइप का। अब एक्सरसाइज 1 में कई सारा क्वेश्चन है।
बढ़े आगे। क्या बढ़े हैं क्या, बोलिए ना। बढ़े, बन गया ना, समझ गए कि नहीं समझे? दीदी समझे कि नहीं? समझे क्वेश्चन? अरे समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 73। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया पाई मीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना दे रखा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया पाई मीटर। अच्छा अभी नहीं दिया हुआ है। एरिया दे रखा है बेटा पाई मीटर स्क्वायर, गुड। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी भी दे रखा है 0.1 टेस्ला, गुड। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ लूप इज, आपको पूछा है कि एम वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि m इज इक्वल टू होता है I इंटू ए, राइट। अब तो सर एरिया पता है, हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट तो सर दिया नहीं है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। कॉइल कैसा बेटा? सर्कुलर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से I निकालें तो I इज इक्वल टू होगा B इंटू 2R बाय म्यू नॉट, यही होगा क्या? ऑप्शन को अगर देखेंगे तो म्यू नॉट के टर्म में है, तो इसका मतलब म्यू नॉट के साथ कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेकिन हमें उस कॉइल का रेडियस तो पता नहीं है, और किसी भी ऑप्शन में रेडियस नहीं है। ऑप्शन कुछ ऐसा है 0.1 पाई बाय म्यू नॉट, 0.2 पाई बाय म्यू नॉट, 0.3 पाई बाय म्यू नॉट, 0.4 पाई बाय म्यू नॉट। अब पता कैसे चले कि होना क्या है? तो बोले कि सर रेडियस निकालना है। तो क्या एरिया गिवन है तो रेडियस पता चल सकता है ना? तो इसका मतलब एरिया दिया हुआ है, एरिया ए इज इक्वल टू पाई दे रखा है, पाई स्क्वायर दिया, पाई दिया है, पाई दिया है। तो आपको पता है 2 पाई आर इज इक्वल, सॉरी, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो आर इज इक्वल टू 1 यूनिट होगा, दैट इज द 1 मीटर होगा। आई इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। रेडियस 2 इंटू 1 के बराबर, 2 इंटू 1 के बराबर, और ये म्यू नॉट। तो आई इज इक्वल टू बेटा 0.2 बाई म्यू नॉट हो गया। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू जो कह रहे थे आई बा इंटू ए, 0.2 म्यू नॉट इंटू ए, एरिया कितना दे रखा है? पाई। यही तो आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। पढ़ें आगे, और भी 2-3 क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि करंट आई फ्लोइंग अ कॉइल ऑफ एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न n, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल m इज इक्वल टू, क्या होगा बेटा? m इज इक्वल टू एन आई। कर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज इंडिपेंडेंट ऑन करंट इन द लूप, नंबर ऑफ टर्न इन द लूप, एरिया ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज सिचुएटेड। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, आई इंटू ए होता है, एंड एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन आई ए होगा।
देखो इस तरह का भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायर ऑफ मास 200 ग्राम ऑफ लेंथ 1.5 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछा, निकाल सकते हैं कैसे? मैग्नेटिक फील्ड B इंटू आई इंटू एल इक्वल टू, कैसे करते? क्वेश्चन नंबर 85 है। तो सिंपल सा बात है, अगर मिड वेयर में सस्पेंडेड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है mg को बैलेंस कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड होता है बिल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड भी, करंट कितना है बेटा 2 एम्पियर, BIL लेंथ कितना दिया 1.5 इज इक्वल टू mg, मास कितना है 200 ग्राम इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी का वैल्यू 10 रखते हैं, तो क्या m आ जाएगा, क्या b आ जाएगा क्या? तो ऐसा करें, b इज इक्वल टू 2 से 2 को काट दें तो 100 बचेगा और ये 1000 कैंसिल आउट, b इक्वल टू 1/1.5, 1/1.5, तो ये मतलब हो जाएगा बेटा 2/3, 2/3 का मतलब 0.66 टेस्ला आंसर होता है। कर लेते ना ऐसा क्वेश्चन? अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 एक्सरसाइज 1 का जिक्र हो रहा है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज r एंड करंट I फ्लोइंग इन इट, द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज m इज इक्वल टू IA, करंट I है, एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो क्या ऐसा बना लेते आप लोग? अरे बोलिए, देख रहे हैं ना क्वेश्चन? ठीक है, अब यहां तक का बात हम लोग कहानी खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन जो रह गया है वो 72 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इधर होगा कहीं। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 बच गया है और क्वेश्चन नंबर 72 बच गया है। इसके लिए हम थोड़ा सा भी पढ़ा देते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर देखो हम एक साथ ही सब का जिक्र कर देते हैं। अगर हम ऐसा करें, यहां तक इधर देखो ना, वहां तक कहानी खत्म कर, नया चीज पढ़ा रहे हैं। ऐसा करें कि अगर हम देखें कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़े थे, ये एक साथ हम लोग सबको मैग्नेटिक तक का बात एक साथ लिखा रहेगा, आगे भी पीछे भी लिखाए हुए हैं। फॉर अ चार्ज पार्टिकल, फॉर अ चार्ज पार्टिकल, फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में भी पढ़े थे कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे, अगर किसी सर्कुलर पाथ पे कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई चार्ज पार्टिकल जो है Q जो है इस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या हम इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट किए थे? क्या किए थे? जरूर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, करंट का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है बेटा Q/T, Q/T। और अगर हम T का बात करें तो T1/T है, तो Q इंटू फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को? सर टाइम पीरियड को लिख सकते थे 2π/ω, तो हम लोग लिख सकते थे Q इंटू ω/2π, या हम लोग ऐसा लिख सकते थे ये Q इंटू V/2, नहीं नहीं नहीं,
टाइम पीरियड होता है 2πr, हाँ ठीक है। लिख सकते थे Q इंटू वी बाय 2πr के बराबर लिख सकते थे अगर इस सर्कुलर लूप का रेडियस अगर r है तो, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो हम सेकेंड नंबर बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अब बताइए कि ये जो चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के सेंटर, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा था, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के तरह बिहेव नहीं कर रहा है? बोले तो सर्कुलर लूप में भी क्या होता था, एक वायर है, उस वायर में करंट जो है सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है, और ये चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टिंग वायर में मूव नहीं कर रहा है, ये जो है एक स्पेस में ही मूव कर रहा है। बोले सर कैसे स्पेस में मूव कर सकता है चार्ज पार्टिकल? वैसा ही जैसा कि किसी एटम के अंदर किसी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, करता कि नहीं करता? इसको अलग से टॉपिक दिया है बोहर मैग्नेट्रॉन करके, है ना, बहुत सारा डेरिवेशन किया है, लेकिन हम वो सब चीज का सार मतलब यही है कि आप इस चीज को एज्यूम कीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और अगर किसी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोहर के एग्जप्शन से सॉल्व करते हैं। मेरे लिए बात सेम ही है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये अपने लिए वैसा ही है जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल Q जो है कंडक्टर के अंदर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो हम एज्यूम कर लिए कि ये r रेडियस का एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें चार्ज Q जो है वो मूव कर रहा है, तो इसके कारण कितना करंट डेवलप करेगा? करंट डेवलप करेगा सर Q/T, टाइम पीरियड दिया है तो Q/T, अगर सर फ्रीक्वेंसी दिया है तो F करेंगे, अगर सर ओमेगा दिया है तो ω/2π। एक जो आपको दिक्कत एक आ सकता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओमेगा का यूनिट, ओमेगा, ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है बेटा, इसका SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, लेकिन दो अच्छा यूनिट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं RPM, और एक होता है RPS, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। RPM को अगर कन्वर्ट करना, ये रोटेशनल पर मिनट कह रहा है, तो 2π इंटू NRPM डिवाइड बाय 60 करते थे, और RPS को कन्वर्ट करना है तो 2π इंटू NRPS से मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके ये किस में कन्वर्ट होता था बेटा? रेडियन पर सेकेंड में, ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट होता था, याद है क्या? अगर आरपीएम को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन पर सेकेंड में, आरपीएम है तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करना है, आरपीएस में दे रखा है तो 2π से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको? आरपीएम को, तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बात कर रहे हैं, ये तो अभी आपने कहा कि सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के तरह है कि जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता बोलिए? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बोलिए क्या होगा रिजल्ट? μ0I/2r। लेकिन बताइए इसमें करंट डायरेक्टली दिया है क्या? क्या दिया है बेटा? चार्ज दे रखा है और उसका टाइम पीरियड दिया होगा, या फ्रीक्वेंसी, या एंगुलर वेलोसिटी, या लिनियर वेलोसिटी और रेडियस दिया होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि μ0Q/2r इंटू टी लिख सकते हैं, या इक्वल टू μ0Q/2r इंटू एफ इक्वल टू लिख सकते हैं μ0/2r इंटू Q⍵/2π, या दिया हो सकता है μ0QV/2r इंटू 2πr, ऐसा दिया हो सकता है। हमने सिर्फ क्या
आई का वैल्यू पुट कर दिए यहां से, आई का वैल्यू देखो पता चलेगा, हाँ ये पुट किए हैं, है ना। अब ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये तरीका आपको पता ऐसा होता है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहे, ये समझ लीजिएगा काम हो जाएगा। क्लियर है बात? नहीं समझे तो बताइए, एक बार और समझा देते हैं, लेकिन याद करोगे तो एकदम याद रहेगा ही नहीं, ये कन्वर्जन आपको सीखना पड़ेगा। बढ़े आगे यहां से। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे है। तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए। तो बेटा करंट पता है और इसका रेडियस पता है, तो एरिया भी निकल जाएगा। तो कीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कीजिए। थर्ड नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट। फिर कह रहे हैं बेटा याद करने का कोशिश मत कीजिएगा, बस एक चीज सिर्फ फाइंड आउट कर लीजिए, करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी से ये सब फॉर्मूला देखो आ रहा है। अब मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ए। आई पता है क्या? क्यू बाई टी इंटू एरिया, बोलिए पाई आर स्क्वायर। आई बोलिए बेटा क्यू इंटू एफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तो कह दो ना सर छोड़ दीजिए, हो जाएगा। क्यू बाय ओमेगा इंटू 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। हम एकदम रिजल्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कैसे फाइंड आउट करना। क्यू भी बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या? हो जाएगा काम। बढ़े आगे। इस चैप्टर के लिए, पूरे मैग्नेटिज्म के लिए फिक्स है क्वेश्चन कहाँ से आता है, और अभी तक जितना पढ़े हैं ना उसमें से अभी तक मात्र जो है 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 6 वो कि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट करंट टाइप लूप के कारण क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, बिल साइन थीटा। अभी अब जाते जाते एक रिजल्ट निकाल देंगे, क्या निकालेंगे अभी? बिना साइन थीटा। बस ये फॉर्मूला याद है, और कॉपी का सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं बिना देखे, तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में आने वाला नीट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब एरिया डायरेक्ट ना देके रेडियस दिया है तो पाई स्क्वायर करेंगे, ना कि 2 पाई आर करेंगे, हाँ कि ना। बढ़े आगे, लिख लिए ना यहाँ तक? तो इसलिए सब चार्ज पार्टिकल के कारण ना सारा बात हम एक जगह ही लिख दिए। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोले तो ऐसे ही निकालते हैं। बढ़े क्या? अब यहां से आगे निकलेंगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन जो छोड़े थे दोनों को सॉल्व ही कर देते हैं, उसके बाद हम लोग टॉर्क पे आएंगे। बढ़े आगे। बुक लौटा दिए क्या? क्वेश्चन नंबर 60 है एक्सरसाइज 1 का। करें सॉल्व? करें सॉल्व क्या? नमस्ते। करें सॉल्व? अरे बोलो ना। हुआ लिखा हुआ। करें सॉल्व? चलिए देखो, अभी टेस्ट जो है ना, जो 28 को है, अच्छे से उसका रिवीजन कर लिए। और 2-4 मतलब ज़्यादा तो नहीं, 2-4-5 लोग कहने आते हैं सर हमसे केवीएल हमसे लगता ही नहीं है। अच्छा कितने लोग हैं जिनसे केवीएल नहीं लगता है? केवीएल नहीं लगता है? एक और? बस एक ही लोग हैं?
तो आज तो नहीं, हमको लगता है कि इवनिंग में हम फ्री रहेंगे, कल तो 5 बजे से। हाँ नहीं तो ऐसा करते ना, ओ कल का अगर देखते हैं, अगर क्लास के बाद अगर आधा घंटा समय बच जाएगा ना, तो केवीएल हम जिनको दिक्कत होगा वो सीख लीजिएगा। और उसका एक ही चीज़ है कि आप एक बार जो है कॉपी में किया हुआ डायरेक्शन अगर समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने से बिना डर को हटाए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। और एग्जाम में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, आसान क्वेश्चन आता है कि आपसे फाइंड आउट हो जाएगा। और मल्टीपल चीज़ें एक साथ सोचना है, कहीं बैटरी सीरीज में तो नहीं है, बैटरी पैरेलल में तो नहीं है, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखे और केवीएल शुरू कर दिया। वो जो लंबा चौड़ा क्वेश्चंस करा है अनबैलेंस विद स्टोन ब्रिज का, वो बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और बोर्ड में लेंदी क्वेश्चंस आते हैं उसी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए जल्दी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 60 अगेन देखो, हम लिख तो दिए अभी, अब फिर भी हम अब एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम ये बस लिखा दिए हैं बस शोभा बढ़ाने के लिए कि लिखा रहे ताकि हम क्या नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम कहीं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, सुनिए जल्दी से, ओ सुनो, इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेकिंग कितना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब आरपीएस या आरपीएम, आरपीएस कितना देखा है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻15, गुड। एंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियस 0.528 एंगस्ट्रॉम, मैग्नेटिक मोमेंट m इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज क्या होगा। क्या ये पूछने वाली बात है? सिंपल सा बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई इंटू ए होता है, आई इज इक्वल टू सर क्यू बाई टी होता है, टी इक्वल टू सर टाइम पीरियड इक्वल टू सर 2 पाई बाय ओमेगा होता है इंटू एरिया ए है, तो Q बाय 2 पाई इंटू ओमेगा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। बड़ा खुशी का बात है कि पाई से पाई यहीं के धराशायी हो गया, Q इंटू ओमेगा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर कर रहा है। लेकिन एक दुख का बात ये हो गया कि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, लेकिन हमें क्या दिया है, आरपीएस दिया है। आरपीएस को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में, तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। तो अब क्यों ना हम ये कार्यक्रम, चार्ज पार्टिकल क्यू भी दे रखा है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो लिख दें बेटा 1.6 इंटू, कितना लोग भूल भी गया होगा, 10⁻⁻, अच्छा याद है, 10⁻⁻19 इंटू ओमेगा। तुमको लग रहा है ना कि सर क्या क्वेश्चन आप पूछे हैं, लेकिन ईमानदारी से कम इस क्लास में अभी भी 10 लोग हैं जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे हम जो है फंसा सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये सब छोटा छोटा चीज है, क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपसे नहीं पूछ रहा होता है, पहले तो वो सिस्टम से पूछ रहा होता है। पता है पीडब्ल्यू का वो बच्चा थे, इसके इलेक्ट्रॉन का पूछे चार्ज कितना, नहीं बता पाया, पहले वो सिस्टम को रिप्रेजेंट किया, फिर पूछ लिया अगर गलती से, कौन सर पढ़ाते हैं, पर वो ऐसे कंडीशन में मेरा नाम मत लिया कीजिएगा। बोला पता है कोई मिलेगा अभी हमसे, तो कोई मिल रहा है, बोला अच्छा अमित सर आप ही हैं, बोला थोड़ी मिले थे, उनका बच्चा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं जानता था। हाँ तो बेटा 6.6 इंटू 10 टू, बड़ा फॉर्मूला भले नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन हल्का सब चीज जो है जो अंडर 10 का है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। 6.6 इंटू ओमेगा पुट करना है बेटा, इंटू 2 पाई भी करना होगा, डिवाइड बाय ये 2 नीचे है, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है 0.528 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, ये रहा उसका होल स्क्वायर कर दिया। और हमें बहुत खुशी हो रहा है इस बात को कि आपका जो कह रहे कि नहीं सर हम सॉल्व कर लेंगे, छोड़ दीजिए,
तो हम ये यूनिट लिख दिए अपने हिसाब से, थोड़ा सा आधा हम कर दिए, आधा आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आप कहेंगे नहीं सर यूनिट हम बताएंगे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हम यूनिट पूछना शुरू करते हैं आपसे। नहीं नहीं, ठीक है, गुड। नहीं तो सोचिए ये अच्छा मौका आप कह रहे हैं तो 2-4-10 यूनिट हम पूछ लेते हैं। बोले नहीं सर ये क्या बात आप करने लगते हैं बीच बीच में। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 है। आप अगर कह दीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर, तो हम छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम विद द वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इस बार फॉर्मूला? Q इंटू टी के जगह पे लिखेंगे V/2 पाई आर, और एरिया को पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा क्या? बस हम यही 72 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ रहे हैं, और आप भी बेटा इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जितना क्वेश्चन था इस मॉड्यूल में मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड हमने सॉल्व करा दिया। फिर हम आपको अब क्वेश्चन देंगे आगे, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को क्वेश्चन हम दे देंगे मैग्नेटिक इस पे बेस्ड, अभी जहां तक पूरा पढ़ेंगे फ्राइडे को देंगे, उसको सॉल्व नहीं करना है। सैटरडे संडे आराम से इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़िए, उसको पूछिए। मंडे से तो इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग मैटर वाला शुरू करेंगे, तो आप उसको बनाते रहिएगा, अगले टेस्ट में तो वही आना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टॉर्क का। टॉर्क का बात करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। एक मैग्नेटिक फील्ड बी में एक हम लोग बेटा क्वाइल को हमने प्लेस कर दिया। अब इसको प्लेस करने से क्या हो रहा है आप बताइएगा जरा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वाइल को जो प्लेस किए, जो कंसीडर किए थे स्टार्टिंग में, तो उसी को हम पढ़ रहे थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बीच में ऐसे आया, बात पढ़ लिए। तो अब यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा? बोले कि सर बेसिकली आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग बताते हैं, ये रोटेटिंग एक्सिस है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अगर बात करें फोर्स ऑन आर्म ए बी, फोर्स ऑन आर्म बी सी, फोर्स ऑन आर्म सी डी, फोर्स ऑन आर्म ए डी, ये बेटा फाइंड आउट कर दीजिए। ये तो सिंपल सा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, ए बी वायर पे कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, और लेंथ इसका कितना है? एल के बराबर है, और साइन कितना है? 90, क्योंकि ये बेटा लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे। फोर्स ऑन आर्म बी सी, फोर्स ऑन आर्म सी डी, बी आई एल के बराबर। लेकिन डायरेक्शन भी देख लें क्या? मैग्नेटिक करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहां लग रहा है? इनटू द प्लेन, तो क्रॉस, ये आउटवर्ड, और ये अगेन जीरो। अब बताइए दोनों फोर्स ए बी एंड फोर्स सी डी एक्टिंग ऑन अ अपोजिट डायरेक्शन। इफ टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो। तो इसका मतलब आ गया बेटा कि रिजल्टेंट फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स ऑन लूप इज 0, but force due to arm AB and CD acting opposite to each other, acting on opposite to each other, so net force is 0, but these force produce टॉर्क ऑन लूप। ये दोनों फोर्स जो है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स तो 0 दे रहा है, लेकिन ये दोनों जो है टॉर्क डेवलप करेगा। कैसे? क्योंकि आपको पता था कि वो फोर्स जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं करता है या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं होता है, तो वो फोर्स जो है टॉर्क जनरेट करता है। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर क्रॉस ऑफ एफ होता है। या तो ये भी कह सकते हैं क्या दीज फोर्स यहां पे लिख सकते हैं बेटा एक्ट एज कपल, एक्ट एज अ कपल फोर्स। जैसा आपने पढ़ा होगा, अगर कि दो फोर्स अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट लगता है और इक्वल अपोजिट मैग्नीट्यूड का होता है, तो ये फोर्स जो है कपल फोर्स कहलाता है। ये इस तरह से अगर थोड़ा सा इसका 3D हम डायमेंशन अगर ड्रॉ कर दें डायग्राम, तो ऐसा कुछ अगर बना दें बस आपके लिए कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, P वेक्टर हो गया बेटा, और यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, ये हमने कॉइल को रख दिया। अब ये जो फोर्स, एक फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ F लग रहा है, और इस पे फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है FB। क्या ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे लग रहा है? ये नहीं लग रहा है कि लग रहा है? गुलाबी से सर समय हो रहा है, सब कुछ लग रहा है। ये फोर्स इधर लग रहा है ऊपर की तरफ FB। अब देखिए क्या हुआ कि दोनों फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है FB। तो डेफिनेटली रिजल्टेंट क्या हो रहा है? 0। अगर थोड़ा और इसको दिखा दें कि ऐसा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, ये हो गया FB, और एक फोर्स नीचे हो गया FB। ये यहाँ पे हो गया, और इसका ये लेंथ दे रखा है L के बराबर। अब देखो बेटा, ये दोनों फोर्स इस अबाउट एक्सिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, तो लेकिन सर ये फोर्स दोनों लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स क्या जनरेट करेगा? कपल। और कपल फोर्स इक्वल टू होता है बेटा, या मैग्नेटिक डायपोल सॉरी टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस ऑफ ए। या तो कह सकते हैं कि कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टॉर्क का, आगे फिर समझा देंगे, बस अब आप आज हमको बस अब लिखने दे दीजिए, अब इतना लिख दिए हैं तो बेटा यहाँ पे
टॉर्क इक्वल टू होगा बेटा F इंटू दोनों के बीच का लेंथ है L, और हम लोग लिखेंगे इसको साइन थीटा। ऐसा कर लेते हैं। तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू L ऑफ साइन ऑफ थीटा, एंड F इक्वल टू आप कहेंगे कि बिल साइन थीटा होता है, तो ये रहा बिल साइन थीटा। तो अगर आप देखिए तो ये जो बेटा आया है P इंटू आई इंटू एल स्क्वायर A इंटू साइन ऑफ थीटा होगा, ये टॉ इक्वल टू। तो देखो तो I इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं ये आपके पास हो गया MB साइन ऑफ थीटा। तो यहां से आएगा टॉ इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। तो आपके पास टॉ इक्वल टू आ गया MB साइन थीटा या M वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। एक और रिजल्ट जो फाइंड आउट करना था, टॉ इक्वल टू आया है PIA साइन ऑफ थीटा। if coil having n number of turn, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, PIN से मल्टीप्लाई होगा A साइन ऑफ थीटा। तो अपने पास ये रिजल्ट आ चुका है कि टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा। तो जल्दी से आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे बात हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कल थोड़ा नोटिफिकेशन देखते रहिएगा क्या आता है आपके पास, ठीक है क्या। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।